channel Psyche Chat with Shikha Sharma. So we have done almost a half of our chapter till now, and we are going to move ahead talking about development of psychology in India. आज हम बात करने वाले कि इंडिया में साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई, बट बिफोर दैट आई थिंक आई शुड डिस्कस यस्टरडेज क्वेश्चंस. यस, ओके. सो आई टोल्ड यू कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें नहीं करना है बिकॉज आई हैव नॉट डन व्हाट. अभी हमने ये वाला जो पार्ट है ये अभी नहीं किया है. गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू स्विच ऑन द पेन. यस, दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट डन येट, बट मैं अभी आपको करवा दूंगी इसके बारे में. एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म से आप क्या समझते हैं? 3 मार्क्स में डिफाइन करना है. यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स ओवर हियर. ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 पॉइंट्स में आंसर करना है. ऐसा नहीं है कि आप इसको पैराग्राफ में करें या 2 पॉइंट डाल दिए बस, मोर दैट इज मोर देन एनफ. नो, इट इज नॉट करेक्ट वे टू राइट द क्वेश्चन. फाइन. सो इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इनटू 3 मार्क्स. 3 मार्क्स इस तरीके से हम कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट विल बी the basic thought of behaviorism. What behaviorism used to say? That each and every behavior is learned somewhere, and we can unlearn the unwanted, undesirable behavior. Fine. Second point, what it can be, that who is the founder of behaviorism? Who is the founder of behaviorism? John Watson. ठीक है, that will be writing. थर्ड पॉइंट विल बी, कोई भी स्टडी का एग्जांपल दे सकते हैं आप. जैसे पावलोव के बारे में हमने बता दिया कि जो पावलोव की स्टडी थी उससे हमारे जॉन वॉटसन बहुत इम्प्रेस हुए थे, और उसी के बेसिस पे पूरे के पूरा जो स्कूल है, पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी है वो इन्होंने बना दी थी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट. बेसिक थॉट, founder's name, or year also we can write. If you remember year of development, then you can write it. Otherwise third point क्या हो सकता है? या तो आप किसी theories का नाम बता दें या फिर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल डाल दें. थर्ड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, चलिए करें स्टार्ट हमारी क्लास आज की. ऑल राइट. डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में साइकोलॉजी किस तरीके से कैसे डेवलप हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये टॉपिक है बहुत बोरिंग सा दिखता है. सी, इंडिया में साइकोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है. वो इसीलिए है, ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि इंडिया ने अपनी खुद की कोई थ्योरी नहीं दी है एज सच. इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो बात करते हैं तो जितने भी फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई थ्योरीज हैं उनकी एप्लीकेशन इंडिया में किस तरीके से हो सकती है वो उस पर फोकस करते हैं. we used to generate new test for research, और उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, फॉरेन में जो टेस्ट बने हुए हैं या फॉरेन साइकोलॉजिस्ट ने जो टेस्ट बनाए हैं, मे बी अमेरिका में, मे बी जर्मनी में, उनको हम इंडिया लेके आते हैं और उन टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं या जो चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड है वो हम चेंजेस करते हैं एज पर इंडियन पॉपुलेशन, और उसके बाद हम इंडियन पॉपुलेशन पे उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं. ठीक है. इस तरीके से इंडियन जो साइकोलॉजी है वो डेवलप हो रही है. थ्योरीज आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक मोर देन 90% जो थ्योरीज हैं वो सब सेम है. ठीक है. चलिए हम इंडिया में डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से हुआ है डेवलपमेंट इंडिया में साइकोलॉजी का. द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न साइकोलॉजी. इसमें मेंशन किया हुआ है ना कि इंडिया में इस डिसिप्लिन की जो डेवलपमेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस रही है? वेस्टर्न साइकोलॉजी से.
Although some attempts have been made to find points of departure both within country and abroad, कुछ पॉइंट्स को ढूंढने की ऐसी कोशिश जरूर करी गई है कि किस तरीके से दो चीजें ना अलग हो सकती है, वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड ईस्टर्न साइकोलॉजी। क्योंकि ईस्टर्न साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं या इंडिया की जो साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम कहाँ पे देखते हैं इंडिया की हिस्ट्री को? स्पिरिचुअलिटी में, बुद्धिज्म में, सूफिज्म में, तो ये सारे रिलीजियंस में हम बात करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वहां पे रिसर्च नहीं हो रही। और ये जो है ये काइंड ऑफ डेवलपिंग एरिया है कि आज के टाइम पे इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये बहुत वहां पे बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है ऑलरेडी, बट अभी हम उस चीज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दैट इज अ डेवलपिंग एरिया। फाइन, okay. The modern era of Indian psychology began with the establishment of first psychological laboratory. किसने establish करी थी? डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता ने एंड प्रोफेसर जी बोस, इन दोनों ने मिलके यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में 1915 में फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी इन इंडिया। उसी के बाद 1916 में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वहां पे एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में ही, एंड डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इन 1938। फाइन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोफेसर बोस, सेम प्रोफेसर बोस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया। इंडिया में साइको एनालिसिस के एसोसिएशन को उन्होंने एस्टेब्लिश किया इन 1922। फाइन, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स ओपन हुए थे वो मैसूर में और पटना यूनिवर्सिटीज में हुए थे। आफ्टर दैट जो मेजर एक रोल प्ले किया है वो किसने किया है? दुर्गानंद सिन्हा ने। इनकी वजह से इंडिया में साइकोलॉजी काफी पॉपुलर हुई थी बिकॉज ऑफ हिज बुक। इन्होंने बुक लिखी है साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ए आएगा, द इंडियन एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिया को क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से बोला जाता है, और इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है इन 1986 में इन्होंने बुक लिखी थी। इन्होंने क्या किया था अपनी बुक में, मॉडर्न साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट है इन इंडिया उसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट फेज जो था वो कहाँ तक था? वो था इंडिपेंडेंस तक, फर्स्ट फेज टिल इंडिपेंडेंस। किसके ऊपर मेन फोकस था? एक्सपेरिमेंट्स पे था, साइको एनालिसिस पे था और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च पे था। So which primarily reflected the development of discipline in western countries. इस टाइम पे कहाँ पे साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी? वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस बुक का जो फर्स्ट फेज है वो ये कहता है। सेकेंड फेज ने क्या बोला है कि 1960s में जो एक्सपेंशन थी साइकोलॉजी की वो इंडिया में भी होनी शुरू हो गई थी। तो इस फेज में क्या हुआ था? साइकोलॉजिस्ट ने एक डिजायर जाहिर करी थी कि जो इंडिया की आइडेंटिटी है या इंडिया के जो क्राउड है वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न क्राउड। हमारे जो कल्चर, हमारी स्पिरिचुअलिटी लगाएं, हमारा कल्चर लगाएं, हमारा एनवायरनमेंट लगाएं या हमारी एबिलिटीज लगाएं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो वेस्टर्न थ्योरीज है वो इंडिया पे एप्लीकेबल होंगी या वेस्टर्न जो टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट हम इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होना यहाँ पे शुरू हो गया था कि हमें इंडिया की जो साइकोलॉजी है उसको अलग से रिसर्च इस पे करनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड फेज था वो शुरू होता है 1970s, लेट 1970s में, तब जब इंडिया की जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे इंडिया की साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया था। फाइन, तो वो साइकोलॉजी विच वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन कल्चर, इंडियन cultural context and was relevant for society and Indian psychology based on Indian traditional knowledge system। तो इंडिया के ट्रेडिशंस पे बेस्ड जो एक थ्योरीज थी, जो साइकोलॉजी थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी लेट 1970s में। 1970 के दशक की ये बात है जब थर्ड फेज शुरू हुआ साइकोलॉजी का और इंडिया की जो अलग थ्योरीज हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। ना उसके बाद जो फोर्थ फेज था वो शुरू हुआ, उसमें क्या था
कि जो साइकोलॉजी है अप्लाइड वो डाइवर्स एरिया में हम कर सकते हैं। इंडिया में साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। हम डील कर रहे हैं वो उन बच्चों से जो स्पेशल प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और दे आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल्स एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन कॉर्पोरेट। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो कहाँ कहाँ पे हैं इस टाइम पे? क्लिनिकल हॉस्पिटल्स में है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में है, एज एन एचआर डिपार्टमेंट में, एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में है, स्पोर्ट्स में, और मतलब हर फील्ड में आज के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और ये चीजों को मैं एलाबोरेट कर रही हूँ अलोंग विद दिस एसोसिएटेड टॉपिक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हम करेंगे जितनी हम आज कर सकते हैं। कि इंडिया में साइकोलॉजी का जो फोर्थ फेज ये चल रहा है, इस फेज में कौन से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो डेवलप हो रही हैं, आज हम उसके बारे में मेजरली बात करना चाहते हैं या करने वाले हैं नो। तो हम शुरू करें ब्रांचेस के बारे में। सी, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप अपने आप को स्टडी कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हम अपने आप को स्टडी नहीं करना चाहते हैं, हमें पहले दूसरे के बारे में पता करना होता है कि उसका नेचर कैसा है ना। तो चलिए मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क देती हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क मैं आपको देती हूँ, that you have to write your 5 strengths and 5 weaknesses। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? Write 5 strengths and 5 weaknesses। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो देन यू कैन क्लिक ऑन द पॉज बटन, उसको पॉज करें और आप सोचें कि आपकी 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस क्या हैं। इफ यू आर एबल टू फाइंड देन कमेंट, नहीं मिलती है तब भी कमेंट करें कि हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या जितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, जितना आप सोच पा रहे हैं, यू मस्ट कमेंट एंड लेट मी नो कि आप कितना अपने आप को जानते हैं। राइट, चलिए हम अब शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के साथ कि क्या है, कैसे है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि हम किस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, मतलब कैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। ठीक है, चलिए। सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमने पहले एक वर्ड का मीनिंग समझा है, कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है। कॉग्निशन मतलब थिंकिंग, है ना। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, ये इस तरह की प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, जैसे एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो भी हमारा जैसे परसेप्शन है, अटेंशन, मेमोरी, ये सारी जो भी आपकी प्रोसेसेस है, इन सब प्रोसेसेस को वो स्टडी करती है। ठीक है, जैसे किसी भी इंसान का स्पैन ऑफ अटेंशन हमें स्टडी करना है कि एक सेकंड में आप कितनी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्टिविटीज हम करते होते हैं ना, कि चलिए आप अपने चारों रूम में चारों तरफ देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो पिंक कलर में है, रेड कलर में है। नाउ क्लोज योर आईज एंड काउंट करो कितनी सारी चीजें हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं ना, वो क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ और एक्टिविटी फॉर चेकिंग योर स्पैन ऑफ अटेंशन। तो जितनी ज्यादा चीजें रिकॉल कर पाएगा उसका स्पैन ऑफ अटेंशन उतना ही ज्यादा है। सिंपल है ना। तो बेसिकली ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, वो क्या स्टडी करती है कि हम अपने इन्वायरमेंट से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कम्युनिकेट? कम्युनिकेशन का वर्ड यहाँ पे क्यों आया? सी, आपने कोई भी चीज देखी, कोई भी स्टिमुलस देखा, आपने सोचा क्या है ये, कैसे है, यहाँ क्यों है, किस लिए है, क्या यूजेस हैं इसके। कॉग्निटिव कॉग्निशन हुआ।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारा अटेंशन क्या है, हमारी परसेप्शन क्या है, हम कितना याद रख पाते हैं, चीजों को मेमोराइज कितना कर पाते हैं, कितनी चीजों के बारे में हम रीजन दे पाते हैं, वो सारी चीजें एक साथ क्या बनाती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स उसमें हमारी लैंग्वेज भी आती है, डिसीजन मेकिंग भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, सारी चीजें हम एक्टिविटीज को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट के बारे में बात करें, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बायो भी आती है, आती है क्या? आती है। आपका जो थर्ड चैप्टर है दैट इज कंप्लीटली बायो। यस, किस तरीके से आते हैं, कैसे होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करती हूँ कि बायो का, बायोलॉजी का और साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है। आपको पता है कि जो भी कोई हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए मेडिसिन दी जाती है ना, जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। किसी को बहुत नींद आती है, किसी को नौजिया होने लगता है, वो बहुत बेसिक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हर एक मेडिसिन के होते हैं, लेकिन वो हमारे मन में एक काइंड ऑफ वहम कह सकते हैं या मिथ कह सकते हैं बना हुआ है कि अगर हम ये दवाइयां खाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। स्टिल सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी डोज कम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीजें हम अपनी जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, किसी भी डिजीज के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, फीवर के लिए, पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, हर एक मेडिसिन के साथ ऐसा होता है, बट हम उस पर ध्यान देना इतना जरूरी नहीं समझते हैं। बट साइकोलॉजी ना, तो हमें बहुत बहुत ध्यान देना उस पर, क्या है, कैसे मेडिसिन हम क्यों खाते हैं, मेडिसिन का और साइकोलॉजी में मतलब इनमें रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होती हैं, हमें पता है। न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है, ट्रैवल करने के लिए वहां पे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरॉन्स में और हमारे ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो जब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जब उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाता है, कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर जो बहुत ज्यादा हो गया, कोई एक जो बहुत कम हो गया, इम्बैलेंस होने की वजह से ज्यादातर हमें बिहेवियरल इश्यूज होने लगते हैं। जैसे कि जब भी कोई इंसान किसी भी तरीके का नशा करता है, ड्रिंक करता है या स्मोकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके ब्रेन में डोपामाइन नाम का जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। हेलुसिनेशन देखिए ना आपने, किसी कभी होता है ड्रंकर्ड को देखा है, वो अपने आप से बात कर रहा होगा, नशे में झूल रहा होगा, उसका फोकस, उसका बैलेंस नहीं बन सकता है, और वो एक जगह टिक के खड़ा नहीं हो सकता। एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हेलुसिनेशंस। वो सामने ऐसे सपोज करेगा सामने कोई बैठा हुआ है और वो उसका लगा रहेगा, तो मेरा भाई है, काइंड ऑफ दैट। तो वो वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं डोपामाइन के लेवल के बढ़ने की वजह से। जैसे ही नशा कम होता है वैसे ही डोपामाइन का लेवल सडन डाउन जाता है। और जितना उनको तकलीफ, सपोज आप कहते हैं ना कि किसी को बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, उसकी वजह से उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, ये चीजें गलत है। क्योंकि अगर कोई परेशानी है और परेशानी से बचने के लिए आपने एक बारी के लिए अपने डोपामाइन का लेवल बढ़ा दिया, तो जैसे ही नशा कम होगा डोपामाइन का लेवल एकदम से डाउन जाएगा। तो जितनी परेशानी थी, जितना वो इंसान दुख में, तकलीफ में था, उससे ज्यादा वो पेन और उससे ज्यादा वो दुख और तकलीफ को देखेगा वहां पे उस वक्त, ये सबसे ज्यादा वो उसको फील करेगा। तो जितनी ज्यादा ड्रिंकिंग होगी उतना ही ज्यादा डोपामाइन का लेवल मिसमैनेज होगा, और उसकी वजह से हमें अर्ज होगी ज्यादा, बिकॉज एडिक्शन हो जाती है बॉडी को और ब्रेन को। ड्रिंकिंग या नशा बॉडी का एडिक्शन नहीं है, वो ब्रेन की एडिक्शन है। ब्रेन डिमांड कर रहा है कि अब चाहिए, डोपामाइन का लेवल डाउन चला गया, दैट इज लाइक दवाई दो वरना अप नहीं होगा। तो वो चीजें हैं, दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू से कि इन सब चीजों से दूर रहें, कि जितना आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे उतना आपके ब्रेन जो है वो नॉर्मली फंक्शन करता रहेगा। तो वहां पे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। गेटिंग द पॉइंट।
अब वहाँ पे ड्रिंकिंग फूड छुड़वाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, बिल्कुल बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो ये तो हुआ मेडिसिन की जरूरत, तो बायोलॉजी हमारी आ गई, मेडिकल साइंस हमारी आ गई। इसके अलावा क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं। सी जो हमारा मेजर फंक्शन होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, हॉर्मोन्स का होता है ना। ब्रेन से हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को लेके कमांड जाती है। तो जब भी हम किसी तरीके की परेशानी में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के एक्सेस होने की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है, कोर्टिसोल एक ऐसा अनवांटेड हार्मोन है जिसका हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अगर वो बॉडी में रिलीज हो रहा है और उसके बाद हम उसको वापस अब्सॉर्ब हो जाता है, बॉडी में इतना रिलीज हो रहा है, मैनेज हो रहा है, तब तो ठीक है, यानी कि आपका स्ट्रेस इज मैनेजेबल। अगर वो ज्यादा रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, तो वो कोर्टिसोल अपने आप को आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ अटैच कर देता है। वो लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, या कोई भी पार्ट हो सकता है, किसी भी सेल के साथ वो आपके वहां पे जुड़ जाएगा और ग्रेजुअली उस सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, मतलब स्ट्रेस इज अ स्लो पॉइजन। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो स्ट्रेस हो तो आपको क्या करना चाहिए जब स्ट्रेस होता है, तो सपोज आप एक दिन में आपको 2 से 3 घंटे ऐसे रहे हैं जब आप बहुत परेशान रहे हैं, अगर आप उसी परेशानी में सो जाते हैं तो आपकी बॉडी को डबल नुकसान हो रहा है। तो बेटर है कि आप उस चीज से फाइट करें। फाइट कैसे करें, रात को सोने से पहले अपने मन को बिल्कुल लाइट करके सोएं। कैसे पॉसिबल है ये, जो भी आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके अपोजिट आप मोर पावरफुल पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट करें। कहाँ पे, अपने माइंड में, जिसका बोलते हैं ना इमेजिनेशन। डू एनीथिंग, लाफ, जस्ट लाफ लाइक एनीथिंग। बहुत जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं कि घर वाले सोचे पागल हो गए, ऐसा नहीं करना। बाथरूम में जाओ और बस अपने जितने भी आप लाफ कर सकते हैं हंसो, खूब हंसो। आपकी बॉडी के अंदर जो नुकसान हुआ है ना स्ट्रेस की वजह से, उसको कम करो। सॉन्ग सुनो, मूवीज देखो, डांस करो, या फिर कुछ भी करो, मतलब इमेजिनेशन करो, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाओ। चॉकलेट की दुनिया है, एनीथिंग, इमेजिन एनीथिंग। मैं छोटे में कार्टून्स को इमेजिन करती थी, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, हमारे टाइम पे वही कार्टून आते थे, तो हम वो बहुत देखते थे और हम उसी की दुनिया में खो जाया करते थे। तो उस तरीके का आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। या फिर आप करियर में क्या करना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो, जस्ट जनरेट सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो और कोर्टिसोल खत्म हो जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज के साथ आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये रूटीन की चीजें हैं, इसमें आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ आवर ओन सेल्फ। एग्जैक्टली, हम अपने आप को पढ़ रहे हैं भाई, साइकोलॉजी हम कुछ नया थोड़ी पढ़ रहे हैं। क्या आपको पता था कोर्टिसोल के बारे में इसके पहले, पता था? नहीं पता था। स्ट्रेस को स्लो पॉइजन क्यों कहा जाता है, पता था? नहीं पता था। बस बड़े बुजुर्ग कहते हैं चिंता नहीं करते हैं, क्यों कहते हैं तो हमें पता ही नहीं, अब पता लगा। अब अपने पेरेंट्स को भी समझाना। ठीक है, बिल्कुल। साइकोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसी तरह की थ्योरीज, इसी तरह की चीजें आप बहुत पढ़ने वाले हैं आगे। एग्जैक्टली। सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो साइकोलॉजी में हम बायो के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को पढ़ेंगे, न्यूरॉन को पढ़ेंगे, और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का पूरा, मतलब बेसिकली पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। इसके साथ में हम ईयर और आई को पढ़ेंगे। ठीक है, द इम्यून सिस्टम, हार्मोनल जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, उसको भी पढ़ेंगे हम।
एंड जेनेटिक्स। ऑफ कोर्स ये पॉइंट में कैसे भूल गई, जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। जेनेटिक्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। यस इसके बारे में भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं थर्ड चैप्टर में। तो बस ये समझ लें कि अभी के लिए कि जीन्स और जेनेटिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बायोलॉजिकल जो पार्ट है, एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का, उसमें। ठीक है, ओके। ओपन कोलैबोरेटिव विद ओपन कोलैबोरेट विद न्यूरोसाइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इन सब के साथ मिलकर काम करते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, and neuropsychology has emerged as a field of research where psychologists and neuroscientists are working together. Yes. तो इस तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी कैसे किससे कहते हैं और क्या होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब है कि एक इंसान को पूरा जन्म से लेकर मरने तक सारी स्टेजेस में स्टडी करना। यस मतलब एक इंसान को नहीं करने की जरूरत है, बट यस एजेस को आपको स्टडी करना होगा कि जब बच्चा छोटा है, चाइल्डहुड एज में है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस किस तरीके से वो चीजों को सीख रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज है, क्या उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट है, बॉडी की डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में आता है तब क्या होता है, जब बच्चा एडोलसेंस में आता है तब क्या होता है, जब अडल्टहुड में आ रहा है तब क्या हो रहा है। तो वो सारी स्टेजेस को हम स्टडी करते हैं। सारी स्टेजेस हम कैसे स्टडी करेंगे, उसके फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सारे तरीके से हम बच्चे को वहां पे स्टडी करते हैं। ठीक है, डन विद द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बेसिकली स्टडी करती है कि जो हम हैं वो हम क्यों हैं और कैसे हैं। फाइन, यानी कि अगर एक इंसान एज एन अडल्ट बहुत एग्रेसिव बन गया है तो उसके एग्रेशन के पीछे रीजन क्या है, ये कौन सी ब्रांच बता सकती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फाइन, नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी की जैसी है नहीं, थोड़ी अलग, थोड़ी नहीं सिर्फ बहुत अलग है। सोशोलॉजी में आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं लेकिन वहां पे रिसर्च नहीं होती। सोशल साइकोलॉजी में सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप सोसाइटी से कैसे डील कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और वो डीलिंग आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, कैसे लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। Social psychologists are interested in such topics like attitude, conformity, obedience, authority, interpersonal interaction, helpful behavior, etc. इस तरह के टॉपिक्स को सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सोशल साइकोलॉजी, इसको आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी एंड देन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इन दोनों के बारे में हम अभी और बात करते हैं। देन नेक्स्ट हेल्थ एंड क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी। ओके फाइन, लेट्स सी क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी क्या कहती है। कल्चर्स हैं, सपोज नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर जो है वो अलग है। क्रॉस कल्चर कैसे होगा कि हम दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, मतलब इधर वाले लोग उधर को स्टडी कर रहे हैं, उधर वाले लोग इधर को स्टडी कर रहे हैं। समझे नहीं समझे बताते। सिंपली हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारी पर्सनैलिटी के डेवलप होने में हमारा कल्चर किस तरीके का रोल प्ले करता है, कैसे। जैसे इंडिया में एक खास चीज ये है कि इंडियन जो सोसाइटी है वो हमें इमोशनली सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। यानी कि अगर कभी आप परेशान हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी अपने फ्रेंड के पास जाके बात कर सकते हैं, है ना। ये हमारा कल्चर हमें बताता है, सिखाता है कि अपने अंदर मत रखो बेटा, शेयर करो, दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो वो चीजें, उन चीजों के कहने का क्या मतलब है, अगर आप परेशान हैं तो आप किसी फ्रेंड के पास जाएं, उससे डिस्कस करें,
और अपने अंदर का जो भी एक एग्जॉशन आप फील कर रहे हैं अंदर, उसको बाहर निकालें। लेकिन बहुत से कल्चर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि किसी से प्रॉब्लम डिस्कस करने का मतलब है कि आप अंदर से वीक हैं, तो आपको प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जैसे कि जापान में है। यस, जापान में लोग जल्दी से एक दूसरे के साथ कोई भी चीजें डिस्कस नहीं करते। दैट इज ट्रू। तो बेसिकली हम जो है वो सिर्फ हमारे बायोलॉजी की वजह से नहीं है, या हमारे जीन्स की वजह से नहीं है। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है, हम उससे पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हरियाणा के लोग, आपको पता है किस तरीके के होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव, लैंग्वेज अलग है, तो वो टोन, बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट है। साउथ के लोग कैसे होते हैं? देयर कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप जो हमारी नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स हैं, आप JNK में जाइए, आप उत्तराखंड जाइए, तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते हैं। तो अलग अलग कल्चर्स जो है अलग अलग चीजें हमें सिखाते हैं। हमारा खाने का, पहनने का, बैठने का, उठने का हर तरीका उसमें डिफरेंट होता है ना। तो क्रॉस कल्चर स्टडी करता है क्या? कल्चरल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट। तो ये क्या एग्जामिन करता है? द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also product of culture. So behavior should be studied in its socio-cultural context. कि हम behavior को study कर रहे हैं कैसे, कि behavior से हमारा behavior हमारी society से कैसे influenced है, हम society को कैसे influence करते हैं और society हमें कैसे influence करती है। Fine? Environmental psychology. Environmental psychology क्या बोलती है कि studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution, natural disasters on human behavior. तो ये सारी चीजें हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ये बताती है कौन? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। The influence of physical arrangement of workplace on health, emotional state and interpersonal relations are also investigated. अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप कौन सा हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करोगे, गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में मे बी, है ना। मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा प्राइवेट में। रीजन? प्राइवेट में केयर अच्छी होती है, प्राइवेट में सफाई अच्छी होती है, बट पैसा तो ज्यादा लगता है ना। गवर्नमेंट में तो पैसा नहीं लगता इतना ज्यादा। पैसा नहीं लगता तो क्या है, कम से कम सफाई तो है। होता है ना ऐसा। अब देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है। प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे, लेकिन हम वहां पे जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे कोई भी किसी भी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सफाई वाला जब उसका मन कर रहा है आ रहा है, नहीं मन कर रहा है नहीं आ रहा है, अच्छे से सफाई नहीं करता है, मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें हो रही होती है जो हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। टॉयलेट साफ नहीं होते हैं, आप वॉशरूम नहीं जा सकते, मतलब अगर गंदा वॉशरूम एक पेशेंट यूज करेगा तो ऑफ कोर्स ये चीज है ना, उसको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है, ऐसा है ना। तो इसी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। अरे पैसे फालतू लग जाएंगे, एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फैसिलिटीज तो मिलेंगी। तो ये क्या है, हम गंदे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। अगर जहाँ पे हम काम करते हैं वहां का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहां पे क्लीनलीनेस नहीं है, तो क्या हम वहां सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं जनरली कल्चर के, सॉरी, टेम्परेचर वगैरह, जो नेचुरल जो चीजें हैं उनके बारे में। जैसे गर्मी कितनी ज्यादा है, कुछ लोगों को गर्मी पसंद होती है, कुछ लोगों को सर्दी पसंद होती है, किसी को बारिश बहुत पसंद होती है, कुछ लोग बारिश में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट। ये आपके आसपास जैसे अभी बारिश का मौसम है और चारों तरफ बहुत बाढ़ आई है, बहुत फ्लड का मतलब सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई है, तो वो जो चीजें हैं मतलब बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती है ना। तो उसका हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे क्या अफेक्ट पड़ता है। इस टाइम पे कितने ही लोग हैं जो आगे आए हैं हेल्प करने के लिए दूसरों की,
है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी है और वही चीजें स्टडी करती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। फाइन, दैट्स इट टुडे। हेल्थ साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक अच्छी बात ये कि आज आपके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं आज क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि ये जो इंडियन साइकोलॉजी का क्वेश्चन था ये हमने कल ही पूछ लिया था। आज मैंने आपको बता दिया है कि 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये डालना है कि जो दिस पॉइंट कि फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, एंड देन साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, एंड ये सब। देन साइकोलॉजिकल एनालिटिकल जो साइको एनालिटिकल एसोसिएशन है ये आपको डालना होगा। आफ्टर दैट जो गगन सिन्हा की बुक है इसके बारे में वन लाइन ईच। बट राइट वन लाइन, राइट वन डिसेंट लाइन, एक एक लाइन में उसको डालो बट एक ही लाइन में उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस बहुत सिंपल स्ट्रेट है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा था। बस मैं इतना बता देती हूँ कि इसमें जितने भी कंटेंट है, जितने भी मतलब पॉइंटर्स हैं जो ब्रांचेस में है, इसमें हर एक पॉइंटर पे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, तो आपको 3 पॉइंट में 3 मार्क्स में अगर एक्सप्लेन करना है तो 3 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो आपको 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। दैट्स इट, इतना ही इसमें याद रखने वाला, ऐसा कुछ अलग सा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। तो अभी क्या, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड देन सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू रीडिंग एंड स्टडी हार्ड। ओके, बाय बाय।